हाँ, तो हम बात कर रहे थे एसबीआई के साथ में इंटीग्रेशन की। अब हमारा जितना ईटीआर का अमाउंट है वो अमाउंट बैंक में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। आपने सिस्टम में ईटीआर बनाया, ठीक है। ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी और एनीवन वांट इट इन इंग्लिश? आप चैट में लिखिए अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आता है। समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी देन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू इन हिंदी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो आपका अमाउंट आपने ईटीआर में यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, जो आपने डिनोमिनेशन फीड करे या डीडी की डिटेल्स फीड करी, वो सारी जब आप ब्रेकआउट रेट या आपका रेलवे का स्टाफ बैंक से लेके आता है, तो जहाँ पर जो आपकी डिपोजिटिंग बैंक है वो एसबीआई है, उस केस में एसबीआई क्या करेगा, सिंपल आपका टीआर नोट नंबर फीड करेगा और सारी की सारी डिटेल आपके रेलवे के सर्वर से बैंक के सर्वर पे उसके सामने चली जाएंगी। ठीक है, जो आप मैनुअल पन्ना लिखे हो वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। जो सिस्टम में उसको दिखा वो आपसे डिमांड करेगा, उतना अमाउंट वो आपसे डिमांड करेगा, उतने डिटेल की डीडी आपसे डिमांड करेगा। क्या होगा, वो आप रेलवे के रेल शक्ति अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा और जैसे ही पैसा वहां डिपॉजिट होगा ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टीट्यूशन से और बैंक मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन वापस से आ जाएगा, यानी बैंक के एसबीआई बैंक के सर्वर से रेलवे के सर्वर पे वो वैल्यू वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो सेम इंस्टेंस पे आप बस देख सकते हो कि आपका पैसा आपके एजेंट ने वहां जमा किया स्टेशन में कि नहीं किया और बैंक ने कितना अमाउंट वहां डिपॉजिट किया है। तो बैंक एक्नॉलेजमेंट अमाउंट हम फील करते थे वो भी अब खत्म हो जाएगी। ये कहानी है केवल और केवल आपका केस में, इंटीग्रेटेड के केस में, यानी एसबीआई जहाँ पर आपका बैंक है। अगर कोई दूसरे बैंक, जैसे मान लो कोई स्टेशन जो है किसी बैंक को महाराष्ट्र में डिपोजिट कर रहा था या किसी दूसरे बैंक में डिपोजिट कर रहा था, कोटक है ऐसे जहाँ पर भी रेलवे के अकाउंट है, तो वहां पर एसबीआई जैसा प्रोसेस आज डेट में चल रहा था वो बताइए देखा, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, ईटीआर रेस्पेक्ट में। लेकिन जहां पर भी एसबीआई बैंक है वहां पर ये हमने इंटीग्रेट किया है। तो इसको देखने के लिए अब हम चलते हैं आपका 2 नंबर ऑप्शन, प्रिपेयर ईसीआर ईटीआर नोट। इसमें पहला ऑप्शन टीआर नोट मैन्युअल, इसमें आए। इसमें देखो ये एक ऑप्शन है 8 नंबर, अपडेट बैंक डिटेल्स। इसके अंदर क्या होगा, आपको आपके बैंक की डिटेल्स को फीड करना होगा। ठीक है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आप फीड करोगे उसके बाद वही सेम आपके रिफ्लेक्ट करती रहेगी। जब भी आप टीआर या डीडी का टीआर बनाओगे। जैसे चलते हैं 8 नंबर पे। इसमें क्या है, एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये अकाउंट नंबर है, ये आपका हेडक्वार्टर देगा रिस्को वन टाइम और ये बैकएंड में हम लोग डायरेक्टली फीड करेंगे, ये स्टेशन एडिट नहीं कर पाएगा। इसी अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट होना है, तो इसलिए अगर किसी डिवीजन का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट होता है तो वो आप अकाउंट नंबर हमें बताओगे आपके हेडक्वार्टर के थ्रू कि हमारा अकाउंट नंबर ये सेंड है। ठीक है, वो वन टाइम हम सिस्टम में अपडेट करेंगे। सिमिलरली आपकी अकाउंटिंग यूनिट आ रही है, ये अकाउंटिंग यूनिट भी वन टाइम फीड होगी। अभी हमें ये अकाउंट सेक्शन ने बताई है कि जो भी क्या क्या अकाउंटिंग यूनिट है वो हमने ऑटोमेटिकली, अकाउंटिंग यूनिट दूसरी है कुछ अलग है तो आप वो आपके हेडक्वार्टर के थ्रू कर इसको इन्फॉर्म करोगे, वो अपडेट कर दी जाएगी। अब क्या है, अब आता है आपका आईएफएससी कोड। देखो आपको केवल आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पे, आपको अपने बैंक का जहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो रहा है आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, वो आप वन टाइम लेके आओगे। ठीक है, आपके बैंक पूछोगे या आपको पता होगा, वो आईएफएससी कोड डालोगे, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे सपोज करो मैं कुछ और डालता हूँ, दूसरा एक आईएफएससी डालता हूँ, ये आईएफएससी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मुझे आईएफएससी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, और मैंने एक अपने वाला जो एक मुझे मनोज जी ने बताया था आईएफएससी, SBI है 001295।
ठीक है। तो जो आपका करेक्ट IFSC है वो जैसे ही आप डालोगे सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसका नेम आ गया, ठीक है, उसका ब्रांच आ गई कल्याण, उसकी सिटी आ गई, स्टेट आ गया महाराष्ट्र, और उसका एड्रेस आ गया। ये सारे के सारे जो नीचे की डिटेल्स है, ये सब डिटेल्स जो है ये आपका RBI का जो IFSC डिटेल्स है वहां से पिक होती हैं। तो ये केवल आपका वेरिफिकेशन के पर्पज से है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। ये स्टेट और एड्रेस का, और इससे ऊपर की जितनी डिटेल्स हैं ये आपके TR के अंदर सब जगह पे प्रिंट होके आती हैं, और यही ऊपर की सारी डिटेल्स आपकी बैंक में दी जाएगी, ठीक है, और सिस्टम में भी सामने सब जगह पे डिस्प्ले होगी। तो इसलिए आप वन टाइम आप IFSC आप अपडेट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ अपडेट कर दिया। अपने कल्याण आपका है वजीर पेट रोड कल्याण वाली बैंक जो है ये यहाँ पर अपडेट कर दीजिए, हमारा पैसा जो है इस बैंक में जाना है। अब क्या होगा, जब भी आप दोबारा इस सेम ऑप्शन में जाओगे तो वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, ठीक है, ये आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपकी ब्रांच चेंज होती है उस समय आपको उस जो न्यू ब्रांच होगी उसका IFSC यहाँ डालना है, ठीक है। अब जब हम देखो पहले ऑप्शन में जाते हैं डिनोमिनेशन फीड करने के लिए, इसमें भी जैसे ही हमने डिनोमिनेशन का डेटा डाला ये तो नीचे ये सारे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गए। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपकी नॉन एडिटेबल है। पहले क्या करते थे, आप खुद इसको एडिट करते थे, चेंज करते थे कि आपकी बैंक कौन सी होगी, ये क्या होगा। अब यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसको बैंक की डिटेल्स को चेंज करना है, यहाँ पे कुछ भी डिटेल चेंज करनी है, आपको इससे बाहर निकल के 8 नंबर ऑप्शन से यूज करना पड़ेगा, और वहां जो भी आप फीड करोगे वो वहाँ विजिबल होगा। तो उस एक्टिविटी और वो वन टाइम है, वो हमेशा नहीं करना आपको। एक बार आपने वहाँ अपडेट कर दिया, जब तक आपको चेंज करने की जरूरत फील नहीं होती तब तक वो हमेशा विजिबल रहेगा, उससे यहाँ पे आएगा। तो ये काफी हैज कम कर दिया जाए आपसे। कोई समटाइम्स लोग बोलते हैं ना कि एंटर मार दिया और गलती हो गया, कुछ भी फीड हो गया और जनरेट हो गया, तो अब वो सारा काम आपको 8 नंबर ऑप्शन में करोगे और यहाँ कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। सिमिलरली जब आप DD वाले में जाओगे वहां पर भी यही सेम रिफ्लेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर भी रेलवे अकाउंट नंबर और ये सारा ब्रांच सिटी, ये सब कुछ जो हमने उधर में फिल किया था इस IFSC के उसमें, ठीक है, वही सेम विजिबल है, करेक्ट। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर, तो एक तो हमने ये चेंज किया है, यहाँ से आप बैंक डिटेल फीड करोगे और वो जो भी लास्ट फील्ड डिटेल है वो इन दोनों में रिफ्लेक्ट करेंगे। नाउ अब हम फीड करते हैं डिनोमिनेशन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में जाते हैं, CSMT लोकेशन का दिखा रहा है, ये अभी हमने एक TR नोट बनाया था, तो इतने अमाउंट का आप डिटेल्स फीड करोगे, जो भी वैल्यूज आपकी डिनोमिनेशन आपके पास है फीड किया। तो देखो सिस्टम का अमाउंट इतना, आपने डिनोमिनेशन इतना यानी इतना आप लेस रेमिट कर रहे हो 15,000। आप लिख सकते हैं हम इसके लिए कि DD अवेलेबल समटाइम्स होता है कि कुछ मैनुअल DD आ जाते हैं, ठीक है, या मान लो कि आप कुछ टेस्टिंग के लिए कर रहे थे। अब देखो क्या हुआ, जो भी आपका अपने रीजन आना, ठीक है, यहाँ से जब भी आप रीजन के बाद में जब टैब करते हो या एंटर मारते हो तो ये आपके स्टाफ पे जाता है, बाकी और कोई भी डिटेल्स जो है इस पे नहीं जाता, ये सारे नॉन डिटेल्स है, ठीक है। आपने आपके स्टाफ का नाम मेंशन किया जो बैलेंस शीट बना रहा है या तैयार बना रहा है, और स्टाफ का मोबाइल नंबर। देखो ये ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर आपको करेक्ट डालना है, क्योंकि बैंक को कुछ भी प्रॉब्लम फेस होगा वो इस मोबाइल पे कॉन्टेक्ट करेगा, ये मोबाइल नंबर उनको पास भेजना है, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर आपको जो भी पर्सन है वो करेक्ट डाले अपना। अब ये एक चीज और हमने यहाँ पे ऐड करी, कैश पिकअप और कैश पिकअप है। तो ये कैश पिकअप इस डेट को होना है, ये दोनों डिटेल है ये बैंक के द्वारा रिक्वायर्ड है, ये इसलिए बैंक को चाहिए। तो हम जैसे सपोज करो कि आज हमारा 1 तारीख का था, 2 तारीख को कैश पिकअप होना है, तो आप यहाँ पे 2 मेंशन कर दीजिए। अब सपोज करो किसी रीजन से 2 तारीख को कैश पिकअप वाला नहीं, ठीक है, हमने TR जनरेट कर दिया था, तो आप क्या करो दोबारा यही सेम फॉर्म ओपन करके, और अगर 3 को जाता है तो इसको मॉडिफाई कर देना, बाकी डिटेल्स आपकी एजेंसी जो अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो ये दोबारा से मॉडिफाई कर देना,
3 चल जाएगा। बट ध्यान रखना कैश पिकअप डेट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जिस डेट में आपके यहाँ पिकअप हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ लोकेशंस ने रिपोर्ट किया था कि हमारे यहाँ से कैसे हो जाता है लेकिन बैंक में डिपॉजिट वो 3 दिन बाद 5 दिन बाद हो रहा है, तो वो यहाँ से पकड़ना है। आप बताओगे कि पिकअप डेट ये हुई थी अब यहाँ से फिजिकली, बैंक कहेगा टेक्नोलॉजी 5 तारीख को आया होने के लिए, यानी वो 3 दिन जो लाइबिलिटी थी एजेंट ने गड़बड़ किया, तो जो है रेलवे उस एजेंट को पकड़ेगा। ठीक है, जो भी पेनल्टी उस पर लगेगी या उसका टेन्योर खत्म होगा, जो भी होगा, तो इसलिए कैश पिकअप डेट की अप टू डेट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अब कैश पिकअप कौन कर रहा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पिकअप एजेंसी और रेलवे स्टाफ। अगर पिकअप एजेंसी पिकअप कर रही है तो आप यहाँ पे 1 फीड कर दीजिए। ठीक है, और रेलवे स्टाफ लेके जा रहा है तो ये फीड कर दीजिए। अब ये पता चलेगा कि ये जो पैसा बैंक में किस दिन बाद में डिपॉजिट हुआ, ये एजेंसी ने किस दिन इसको होल्ड करके रखा या आपके स्टाफ ने इसको 3 दिन होल्ड करके रखा, तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। ठीक है, हमने कंफर्म किया, एक टीआर नोट हमने बना दिया ये। देन इसी तरह से अगर आप डीडी का टीआर नोट जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारी डिटेल्स आ गई, ये डिफॉल्ट डिटेल्स है। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गई यहाँ पे। अब आप डीडी की डिटेल डालोगे, उसके बाद में डायरेक्ट कर्सर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये कोई डिटेल नहीं, हम आए हमारा डीडी नंबर था, जो भी डीडी की डेट थी 120 का था, और उसकी अमाउंट सपोज करो कि 16,000। ठीक है, हम कंफर्म करते हैं, अपडेट करते हैं। अब देखो वो वैल्यू 16,000 यहाँ कर्सर कहाँ पर आया आपका, स्टाफ नेम के बीच। ये जो ऊपर की चीज है ये सारी नोट डिटेल है, तो चेंज करना है तो बाहर निकलिए, ऑप्शन नंबर 8 से आपको नोटिफाई करना। स्टाफ का नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आपको डालना है। देन कैश पिकअप, कौन पिकअप कर रहा है, रेलवे स्टाफ पिकअप कर रहा है, इस डेट को पिकअप कर रहा है। सपोज करो डी था, ये मेरा इसमें सपोज करो सैटरडे है, 2 दिन में पिकअप नहीं होना है, तो ये सपोज करो 4 तारीख पिकअप होना है, तो मैंने यहाँ पे 4 मेंशन कर दिया। अब अगर वो 4 को भी नहीं आएगा तो इसको नलिफाई कर दें और दोबारा से जनरेट कर दें। ठीक है, जनरेट करते हैं, जनरेट हो गया टीआर, कंफर्म कर देते हैं, ये मेरा एक टीआर नोट जनरेट हो गया। अब ध्यान दो, ये यहाँ पर एसबीआई की, तो दैट मीन जब भी अब हम एसबीआई को भेजेंगे तो वो इंटरनली ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड कोड क्रिएट होगा। ठीक है, ये 2 हमने जनरेट कर लिए, इनके प्रिंट आउट निकाल लिए। जो प्रिंट आउट का और जो सेंड करने का प्रोसेस है वो एज इट इज रहना है, जो आप डेटा प्रैक्टिस फॉलो करते हो सेम प्रैक्टिस आपको फॉलो करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वही आप फॉलो करोगे। जस्ट आप यहाँ जो फीड किया है वो जब आपका प्रिंट आउट बैंक के पास पहुंचेगा, बैंक टीआर नोट नंबर आएगा और यहाँ से सर्वर से इंफॉर्मेशन बैंक के पास पहुंचेगी। अब बैंक ठप्पा लगा के आपको वापस दे देगा। अब आप क्या करते हो, अब आप करते हो 5 नंबर में आके और बैंक एक्नॉलेजमेंट। देखो नलिफाई वाले ऑप्शन एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो भी आपने बनाया, अगर आप इसको नलिफाई करना चाहते हो ये है। ठीक है, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है वो भी सेम ऑप्शन है, उनमें भी कोई चेंज नहीं है। अभी हमने 2 टीआर बनाए हैं, दोनों दिखा एच का और डी का। ठीक है, यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा, जो आपका इंटीग्रेटेड है, यानी जहाँ पर आपका पैसा डिपॉजिट एसबीआई में होना है, उसमें क्या होगा, जैसे हमने एक दबाया, ये उसका प्रिंटेड, यही आज की डेट में भी ऐसे ही प्रोसेस है। आपने बोला हाँ मैंने प्रिंट कर लिया, यहाँ देखो क्या हुआ, जो डिटेल्स थी वो सब ऑटोमेटिकली आ गई। कर्सर कहाँ पर है, सीधा कंफर्म पे है, आपको कुछ भी इनपुट नहीं करना है। ठीक है, क्या था, ये आपका सिस्टम अमाउंट था, ये आपका रेमिट अमाउंट था। तो देखो होगा क्या, जो आपका आइडियल सिचुएशन होगा उसमें जो आप रेमिट अमाउंट यहाँ डालोगे वही बैंक एक्नॉलेजमेंट में आएगा। ये एक्चुअली टेस्टिंग का डेटा है, तो हमने जितना सिस्टम अमाउंट था उसमें का ही बैंक एक्नॉलेजमेंट अमाउंट डाला हुआ है। ठीक है, अदरवाइज
जितना आपने रेमिट किया है वो एग्जिस्टिंग यहाँ पे बैंक एक्नॉलेजमेंट में आएगा। अगर उसमें कोई सोयल नोट या कोई फ्रोजरी नोट कुछ नहीं डिटेक्ट करता है तो, और अदरवाइज इससे भी कम आएगा। अगर कोई कट ऑफ नोट आ गया या जो नोट बैंक नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो उतना बैंक यहाँ कम करेगा और उतना आपको रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। और कैश पिकअप डेट ये आपने भरी थी इनिशियली, और ये बैंक एक्नॉलेजमेंट डेट जब जिस डेट में बैंक एक्नॉलेज करेगा। अगर सपोज करो यहाँ बैंक बोलता है कि मैंने 5 तारीख को एक्नॉलेज किया, तो डेट मीन्स आपके सामने अवेलेबिलिटी है कि 3 दिन ये कैश कहाँ रहा, ये 3 दिन का डिले क्यों आया इस कैश। ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अगर डिफरेंसेज आ रहा है और आपके यहाँ पे पिकअप एजेंसी है तो आप उसको पकड़ सकते हो कि भाई ये यहाँ डिले क्यों आ रहा है। अदरवाइज ये सेम डे होना चाहिए। जिस दिन हमारे यहाँ से कैश पिकअप हुआ बैंक इमीडिएटली सेम डे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो सेम डे चाहिए। और ये आपका बैंक का रेफरेंस है जो बैंक आपको सिस्टम में देगा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है। इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट में उसने इतना पैसा डिपोजिट किया। तो अगर फ्यूचर में कोई आपको डिटेल्स देखनी है कि मेरा पैसा जमा हुआ था नहीं हुआ था, कोई क्वेरी आती है तो इसमें बैंक रेफरेंस नंबर आपके पास। ठीक है। इस तरह से आप और एक्नॉलेजमेंट देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको कुछ भी फीड नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। और सपोज करो कि जैसे DD1 बैंक ने एक्नॉलेज नहीं किया तो क्या होगा, तो आपके पास ये मैसेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग फ्रॉम बैंक। जिसको अभी तक बैंक ने एक्नॉलेज नहीं किया है वो यहाँ इस एरर मैसेज में आएगा। ठीक है। तो ये तो है जहाँ पर इंटीग्रेटेड मोड है, यानी जहाँ पर हम पैसा SBI में डिपोजिट कर रहे हैं। हमें अभी टेंटेटिव डेट मिली है 18th को, कि 18th को ये सिस्टम आपका लाइव हो जाएगा। तो 18th के बाद में जो भी आपका पेमेंट डिपोजिट होगा वो इस मोड से होगा। अगर SBI है तो आपको इस तरह से डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। और बाकी डिपेंड करता है कि रेलवे बोर्ड से वो कब से हमें मैंडेट देते हैं आपको पे करना है। ठीक है। अभी आपके पास 2-3 दिन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ये रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपके कंसोल में, आप उनसे ले सकते हैं। और एक छोटा सा हम इसका ड्राफ्ट लेटर भी देंगे, इसका यूजर मैनुअल जैसा भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अब मान लो कि सपोज करो कि आपका बैंक जो है वो SBI नहीं है, आप किसी कोटक में या ICICI में या कहीं पे HDFC बैंक में या किसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कुछ ऐसे डिपोजिट हो रहा है, तो उन सिनेरियोज में क्या होगा। तो हमने एक 2 तारीख का डेटा डाला हुआ है जहां पर कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है। ये कोई 2 तारीख के TR नोट्स हमने बनाए थे और ये नॉन इंटीग्रेटेड मोड के हैं। तो जब हम इसमें जाते हैं तो देखो अब ये जो एज इट इज आपका प्रोसेस है आज की डेट वाला सेम वही है। इसमें एक छोटा सा चेंज हुआ है। एक तो आपकी कैश पिकअप डेट ऑटोमेटिकली भर के आ गई। ठीक है, जो आपने ये जनरेट करते टाइम डाली थी। और दूसरा यहाँ पर क्या होता था, जब हम मैनुअल सेलेक्ट करते थे कि हम मैनुअली कोई टीआर नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें रीजन मेंशन करना होता था। अब वो जो रीजन हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं। 6 रीजन है जो हमें बताए गए हैं। या तो कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गई, थिन क्लाइंट हमारा करप्ट हो गया, या कोई आपकी एमआरसी लोकेशन है जहाँ पे प्रिंटिंग की फैसिलिटी नहीं है, या फिर कोई कैश पिकअप में कोई प्रॉब्लम हुई। ठीक है, या थिन क्लाइंट सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, उसमें कुछ इश्यूज थे, या फिर आपकी रिपोर्ट्स नहीं हुई। इनके अलावा मैनुअल टीआर नोट नहीं बनना चाहिए। अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप अपने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करो, हेडक्वार्टर का इसको लेटर देगा और हम वो रीजन भी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, बट वो रीजन आपके अकाउंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए, आपका अकाउंट उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि ये रीजन जो है ये कुछ आपके हायर अथॉरिटीज ने सजेस्ट किए हैं कि इतने ही रीजन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हमने बोला अभी कि हमारा जो है थिन क्लाइंट सिंक हुआ था, या मान लो कि कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमने डाल दिया। अब वो जो भी आपने सेलेक्ट किया वो रीजन आपको यहाँ विजिबल होगा। ठीक है, इसमें वो रीजन आपके आ जाएगा। और जो आपका बैंक एक्नॉलेजमेंट अमाउंट है वो आपको फीड करना है। कैश पिकअप डेट ऑलरेडी है और बैंक एक्नॉलेजमेंट डेट आप फीड करोगे कि किस डेट में एक्नॉलेज हो क्या है। तो ये केवल एक मात्र डिफरेंस है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जहां पर नॉन इंटीग्रेटेड बैंक के साथ में आप पेमेंट डील करोगे।
ठीक है, तो ये तो था आपका बैंक इंटीग्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अच्छा एक हमने रिपोर्ट और ऐड करी है 7 नंबर ऑप्शन में। जैसे समटाइम्स क्या होता था कि जहां पर आप डीडी बैंक को देते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि जैसे बैंक 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद बैंक एक्नॉलेजमेंट देता है डीडी का, सेम डे नहीं देता। तो समटाइम्स क्या होता है, मिस हो जाते हैं वो। तो डीडी का एक्नॉलेजमेंट कब आया, कैसे आया, वो देखने के लिए इसमें आओगे आप। और ये एक 4 नंबर की हमने एक और रिपोर्ट ऐड करी है इसमें, रियलाइजेशन स्टेटस ऑफ डीडी। ठीक है, जो ईटीआर रिपोर्ट का ऑप्शन था ना आपका, उसी में जो 7 नंबर ऑप्शन था ईटीआर मेन्यू में, ईटीआर रिपोर्ट, इसके अंदर जैसे मैं कोई पीरियड करता हूं, तो जब 4 नंबर ऑप्शन में आप जब जाओगे, व्यू करोगे, तो यहाँ पर ये दिखाएगा। देखो ये एक डीडी था, इसका ये डीडी नोट, डीडी नंबर है, ये इसकी अमाउंट थी, ये इस बैंक का है, ठीक है, ये इसका टीआर नोट नंबर है, इस डेट को पिकअप हुआ था, और इसका बैंक का एक्नॉलेजमेंट अभी अवेटेड है, यानी इसका एक्नॉलेजमेंट सिस्टम में फील्ड नहीं हुआ। चाहे ये ऑटोमेटेड मोड से गया या मैनुअल मोड से गया, ये रिपोर्ट सबके लिए विजिबल है, सबको मिलेगी। ठीक है, और बैंक एक्नॉलेजमेंट जो आप फीड करोगे अगर मैनुअल है तो उसके बेस पे देखेंगे कि एक्नॉलेजमेंट आया कि नहीं आया अभी तक। ठीक है, अगर किसी स्टेशन के पास एक्नॉलेजमेंट बैंक से आ गया बट स्टेशन ने फीड नहीं किया सिस्टम में, तो हम उसको अभी भी नोट एक्नॉलेज ही मानेंगे। ठीक है, तो ये तो थी आपकी टीआर बैंक इंटीग्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब एक इंफॉर्मेशन एक चेंज और किया है हमने, उसमें क्या है कि जो आपके अभी तक क्या था, ई कैश नाम की एक चीज चल रही थी, तब भी कहते हम ई कैश मेंशन करते थे, और ई कैश में वैल्यू जाती थी जो हम मनी रिसिप्ट काटते हैं एक्नॉलेजमेंट के अंदर में। ठीक है, एमआर काउंटर पे जो 8 नंबर ऑप्शन है उसमें जाके 9 नंबर एक्नॉलेजमेंट है, तो वो एक्नॉलेजमेंट होता है अदर डिपार्टमेंट का पैसा, जैसे पार्सल का था या कहीं लगेज का था या किसी क्लोक रूम का था, और उसको वो हमें आके बताते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, ई कैश के रूप में आया, वो हमने काउंटर पे लिया नहीं है, जस्ट हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो उसको हम ई कैश में डालते थे। अब वो ई कैश एक्चुअल में बैक एंड पे उन डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे उसको एक्चुअली रियलाइज हुआ है वो पैसा, वहां पर हो सकता है वो यूपीआई हो सकता है वो कोई ऑनलाइन का पेमेंट हो या IREPS का पेमेंट हो। तो अब उस ई कैश को हमने हटा के और वो प्रॉपर कर दिया है। आपने देखा होगा कि अब जब भी आप मनी रिसिप्ट काटते हो उसमें ई कैश डालते हो तो पहले वहां पर कई सारे ऑप्शन आते थे, अब केवल वहां पे कैश और यूपीआई और पोस्ट, 2 ही ऑप्शन आते हैं, और अगर आप पोस्ट सेलेक्ट करते हो तो उस पोस्ट की डिटेल भी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो वो केवल इसी ऑप्शन के लिए अनेबल किया गया है। तो उसको अब आप कैसे देखोगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, देखो ये एक 7 नंबर है, इसमें हमने अब चेंज कर दिया। पहले यहाँ पर एक 8 नंबर ऑप्शन और भी हुआ करता था, वेरीफाई ई कैश समरी, वो हटा दिया क्योंकि अब ई कैश नहीं रहा। और 7 नंबर में जब हम जाएंगे तो यहाँ क्या किया है, एक मिनट में दूसरी स्क्रीन पर लाता हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी। जो आपका अमाउंट था जैसे पीएमएस का, देखो ये एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा कर दिया इंस्ट्रूमेंट टाइप बीच में, है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट टाइप बेसिकली ये क्या है, पेमेंट टाइप से ही है, क्या पैसा किस पेमेंट में, किस पेमेंट टाइप के थ्रू आया है। तो जैसे पीएमएस में आया, ये देखो 2 पीएमएस थे, इनमें क्या हुआ, IREPS में आया और यूपीआई में आया, इतना। इसी तरह से पीआरएस में केवल यूपीआई डिपोजिट हुआ। एटीवीएम में पेटीएम और यूपीआई, पेटीएम है जो वहाँ पे मोड वो पेटीएम सेलेक्ट करता है, SBI पेटीएम वो वाला है, और यूपीआई इसके अलावा जो भी कोड से जो पेमेंट करता है वो यूपीआई। काउंटर पे पेटीएम तो है नहीं हमारे पास, काउंटर पे यूपीआई से हो सकता है, या फिर एक बीपीए है। बीपीए में क्या होता है, वो अपना पूरा मोबाइल नंबर है @कोटक या @ICICI @SBI ऐसे करके जो फीड करते हैं पूरी एड्रेस, पेमेंट एड्रेस बीपीए का, उसमें अगर कुछ पेमेंट आया तो वो इस हेड में आएगा। ठीक है, तो
ये इस तरह से हमने इन हेड को बाइफरकेट कर दिया है प्रॉपर। यूटीएस में भी टोटल तो है इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, वो आपको मैन्युअली जोड़ना पड़ेगा। टीवीएम के थ्रू टोटल इतना है और पीएमएस के थ्रू टोटल इतना है, ठीक है। अब इसको आप वेरीफाई कहाँ से करोगे? तो वेरीफाई करने के लिए आपकी जो कैश इन्फो रिपोर्ट है स्टेशन पे, उस कैश इन्फो में कोई चीजें डाल दी गई हैं, ठीक है। एक सबसे नीचे में एक अलग से सेक्शन बना दिया है, उसमें पूरी डिटेल के साथ और समरी के साथ 2 सेक्शन छोटे छोटे ऐड करे हैं। वहां से आप इन डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हो कि अपना पैसा कौन कौन सी एप्लीकेशन में आया, यूटीएस में आया, एटीवी में आया, मोबाइल में आया, पीएमएस में आया, ठीक है। तो वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक वेरिफिकेशन का हमने ऑप्शन दे दिया। और वेरिफिकेशन के बाद अब देखो 10 नंबर ऑप्शन है, पहले 11 नंबर हो गया था, अब 10 में शिफ्ट हो गया, जनरेट टेस्ट सीआर नोट। टेस्ट सीआर नोट में क्या होगा? जब हम किसी डेट का एक टेस्ट सीआर नोट बनाएंगे, अब देखो ये तो क्या था आपका एग्जिस्टिंग था, एक टीआर नोट है, ये डीडी का टीआर है, कैश ऑफिस में हमने कुछ भेजा नहीं है, ये इतने मार्कअप थे, और अभी तक जो पोस्ट और यूपीआई आ रहे थे वो इन दोनों हेड में है, ठीक है। इसके बाद ये हमने एक्स ऐड करे हैं। वेब पीएमएस में अगर कुछ अमाउंट है तो यहाँ दिखेगा, ये वेब पीएमएस है, ये पार्सल का है। पार्सल में वो कुछ वेब के थ्रू लेते हैं तो वो इसमें आएगा, पार्सल में ही आईएफ के थ्रू भी वो पेमेंट लेते हैं, वो इसमें आएगा। हमारे जो एटीवीएम पे जितना पेटीएम के थ्रू पेमेंट होता है वो इस साइड में आएगा, जो बीपीए के थ्रू कुछ पेमेंट हुआ यूटीएस में वो इसमें आएगा, और कुछ एमआर अब डिपोजिट होती है मर्ज पे, कुछ एजेंट्स वाली एमआर मर्ज पे भी दी हुई है, जहाँ पे जो पेमेंट करते हैं और अपने यहाँ पे वो प्रिंट आउट लेके आते हैं, तो उसके बेस पे हम उनकी बाइंडिंग करते हैं, तो वो वाला पैसा यहाँ मर्ज वाला इसमें दिखेगा, ठीक है। यही इसी तरह से सेम प्रिंटिंग भी दिखेगा, ये इसी तरह से सेम को हम यहाँ दिखा रहे हैं, प्रिंटिंग में भी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। इन हेड्स में अमाउंट दिखेगा, तो इसका आप 7 नंबर ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए, या फिर आपके कैश इन्फो से आप वेरीफाई कर लीजिए। कैश इन्फो में भी समरी के फॉर्मेट में ये सारा सब कुछ, तो इस तरह से आप जनरेट करोगे, आपका जो भी रीजन है, ठीक है, वो आप डालोगे एंड देन आप कंफर्म करोगे, तो आपका टेस्ट सीआर नोट जनरेट हो जाएगा। अब जब ये सारी चीजें टेस्ट में दिख रही हैं, तो ये आपको फाइनल में भी इसी फॉर्मेट में दिखेंगी। देखो फाइनल में भी यही सेम फॉर्मेट है जो हमें टेस्ट में दिख रहा था, ठीक है। अभी फाइनल नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि देखो जो एक बैंक वाला जो था डीडी वाला टीआर नोट, वो भी नॉन एक्नोलेज है, वो भी एक्नोलेज हुआ नहीं था, केवल एक ही की इन्फॉर्मेशन दिखी थी हमें एक्नोलेजमेंट में, ठीक है। जब हमने यहाँ पे एक्नोलेजमेंट चेक किया था तो इसमें आया था कि एक्नोलेजमेंट पेंडिंग फ्रॉम बैंक, ये एक अभी बैंक से पेंडिंग है, तो जब तक सारे एक्नोलेजमेंट नहीं होंगे तब तक आप उसका सीआर फाइनल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने वो फाइनल नहीं करने दे रहा सीआर नोट, लेकिन ऑप्शन जब भी आप फाइनल करोगे तो ऑप्शन इसमें सारे वही हैं जो आपके टेस्ट बैलेंस शीट में, ठीक है। सिमिलरली यही सेम आपका जब आप प्रिपेयर डेली टेस्ट बैलेंस शीट करोगे, टेस्ट बैलेंस शीट बनाओगे तो इसमें भी वही है, यही सेम ऑप्शन यहाँ भी आएंगे। देखो अभी टेस्ट बैलेंस शीट नहीं बनाना देगा क्योंकि सीआर फाइनल नहीं हुआ है, और जब भी आपका सीआर फाइनल हो जाएगा तो वो सारा अमाउंट यहाँ रिफ्लेक्ट होगा इन्हीं हेड, और यही सेम आपकी जब रिपोर्ट प्रिंट करोगे बैलेंस शीट की तो उसमें भी ऐसे ही दिखेगा एनेक्सर्स में, ठीक है। ये 2 चेंज हमने अभी किए हैं इस सिस्टम में, तो ये आपके प्रोबेबली 18 से इफेक्टिव हो जाएंगे अगर हमें रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिल जाता है। अभी तक जो डेट मिली हुई है वो 18 है इसी मंथ की, ठीक है। और आपके बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये सोचो कि पहले 17 दिन का जो है वो पुराने फॉर्मेट में था और अब आगे का नए फॉर्मेट में है, वो सारा टेक केयर कर लिया गया है। तो जब आप 18 को प्रिंट करोगे बैलेंस शीट तो इस नए फॉर्मेट में आएगी, और जो आपकी मंथली बनेगी वो प्रॉपर बनेगी सारे हेड्स के साथ, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं अभी कि जो अभी तक क्या हो रहा था, कुछ कुछ लोग जो है वो गलती से कुछ बैलेंस शीट बना लेते थे या सीआर नोट फाइनल कर देते थे, ठीक है, ईटीआर फाइनल एक्नोलेज कर देते थे। देन फिर बाद में हमारे पास कॉल आता था कि इसको रीसेट करो, ऐसे गलती से हो गया। वो रीसेट वाला कंसेप्ट जो है वो अकाउंट ने क्लियरली मना कर दिया है। तो अब कोई भी ईटीआर या सीआर नोट रीसेट नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा आपसे गलती हुई है तो आप लोग अकाउंट से आकर उसको मैनुअली सेटल करोगे, हम सिस्टम में रीसेट नहीं करेंगे। ये हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन मिले हैं ऊपर से, तो ये गलतियां आप दोबारा नहीं करोगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपका स्टेशन फंस जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ 10 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मनोज जी ने एक क्वेरी डाली है कि शेड्यूल्ड पिकअप डेट एज वेल एज एक्चुअल पिकअप डेट बोथ आर रिक्वायर्ड। देखिए, एक्चुअल पिकअप डेट भी आप ही को फीड करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को तो नहीं पता है कि वो कब पिकअप हुआ है। तो जब आप एक्चुअल पिकअप डेट फीड कर रहे हो तो शेड्यूल्ड पिकअप डेट भी वही होगी, इसलिए दोनों को अलग अलग देने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है हमें। जब भी आप एक्चुअल पिकअप डेट मान लो कि वो 2 दिन नहीं आया, तो तीसरे दिन जब भी आता है आपकी शेड्यूल्ड तो डेट निकल गई, एक्चुअल वो आया 3 दिन बाद। तो जिस दिन वो तीसरे दिन में आता है उस समय भी आपको क्या करना होगा, डेट अपडेट करनी पड़ेगी सिस्टम में। तो देन दैट डेट इज योर पिकअप डेट। यू कैन से नोट इट इज नॉट शेड्यूल्ड एंड एक्चुअल, इट इज पिकअप डेट। जिस भी डेट में वो हमारे यहाँ से पिकअप होगा। अब अगर कोई एजेंसी है जो कि मान लो 2 दिन आई नहीं, तो वो तो स्टेशन या आप आपके हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करिए कि जो है आपका एजेंट है वो पिकअप करने के लिए आ ही नहीं रहा है 2 दिन से। तो वो स्टेशन की गलती नहीं है, वो फिर आपका हेडक्वार्टर डील करेगा उस एजेंसी के साथ, तो वो क्यों डिले करा, वो क्यों नहीं है, ठीक है। बैंक एक्नॉलेजमेंट सेम डे नहीं मिलता है, डेली कैश पिकअप स्टेशन पर नेक्स्ट डे मिलता है, ट्वाइस अ वीक में नेक्स्ट टाइम को मिलता है। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्चुअल में आपको फिजिकल कॉपी थी, तो आपको फिजिकल कॉपी पहुंचाने में 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, बट अब क्या होगा, जैसे ही सिस्टम में पैसा डिपॉजिट होगा सेम डे आपको आपके सिस्टम में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका पैसा इस डेट में जमा हो गया। अब फिजिकल कॉपी आपके पास 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिस्टम में 3 दिन बाद में वो बैंक एक्नॉलेजमेंट विजिबल हो रहा है, दैट मीन्स कि वो 3 दिन तक पैसा किसी न किसी के पास में रहा है, जो कि इलीगल है, तो उस पे एक्शन लिया जाएगा। सिस्टम शुड अलाउ टेस्ट बैलेंस इवन इफ सीआर नोट हैज नॉट फाइनलाइज। ये तो टेस्ट बैलेंस तो कैसे बनाने देंगे, जब तक सीआर फाइनल नहीं हुआ तो बिना सीआर के डेटा के टेस्ट बैलेंसेस नहीं बन सकती है। सीआर आपको फाइनल करना पड़ेगा। सीआर वाले में जब आप फाइनल करने जाते हो उससे पहले टेस्ट बैलेंस का ऑप्शन है, तो आप फाइनल नहीं करोगे उससे पहले वहीं पर ही ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ऑप्शन। देखो, फाइनलाइज सीआर। जब ये आप सारी डिटेल फीड करोगे, ठीक है, ये डेट डालोगे, डेट डालने के बाद में सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ देखो जनरेट टेस्ट बैलेंसेस, ये ऑप्शन ऑलरेडी है। अभी तक आपने सीआर को फाइनल नहीं किया है, सीआर फाइनल होगा इस ऑप्शन पे आने के बाद। तो यहाँ पर आपका टेस्ट बैलेंस, और ये मैंडेटरी है, टेस्ट बैलेंस शीट उसको बनानी ही बनानी है सीआर को फाइनल करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ से वो चेक कर सकता है। यहाँ इसका चेक कर लिया, अगर आपको कुछ बिहेव लग रहा है तो इसको आप कंफर्म मत करिए, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए और दोबारा से चेक कर लीजिए। तो जो आप कह रहे हो कि सीआर से पहले आपको टेस्ट बैलेंस शीट का ऑप्शन दिया जाए, वो ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम में। नहीं, देखो, जो आप कह रहे हो कि शेड्यूल डेट एंड पिकअप डेट इज रिक्वायर्ड फॉर डिसाइडिंग द पेनल्टी, आप शेड्यूल डेट कैसे डिसाइड करोगे? प्रॉब्लम शेड्यूल डेट के साथ भी है। शेड्यूल डेट तो अगर कोई स्टेशन की गलती है वो 2 दिन पहले की डाल देगा, जबकि उसने पिकअप वाले को दिया ही नहीं। तो ये तो म्यूचुअल है पिकअप। फिर दैट मीन्स कि हमें जो एजेंसी है, पिकअप एजेंसी है, उससे भी इनपुट लेना पड़ेगा कि उसने पिकअप 2 दिन बाद क्यों दिया, उसका भी रिमार्क उससे लेना पड़ेगा हमें। अकेले स्टेशन पे हम रिलाई नहीं कर सकते इस केस में। तो इसलिए इसको आप एक बार थोड़ा सा आपके अकाउंट के साथ भी बैठ के आपके कॉमर्शियल के साथ डिस्कस करिए। जो हमें अभी तक
मैंडेट दिया गया है वो केवल एक पिकअप डेट के लिए कहा गया है। सर ये बैंक एक्नॉलेजमेंट डिले देन सीआर जनरेशन ऑल्सो डिले। हाँ बिल्कुल होगा। देखो जब तक बैंक से एक्नॉलेज ही नहीं आएगा तब तक तो आप सीआर कैसे जनरेट करोगे? उसमें आपकी स्टेशन की कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो आपके हेडक्वार्टर बैंक के साथ डील करेंगे, बैंक से बात करेंगे। अगर बैंक से ऑलरेडी डिले लंबे टाइम से डिले है तो बैंक पे भी पेनल्टी का प्रोविजन है, बैंक के साथ में जो भी रेलवे बोर्ड का एग्रीमेंट है उसमें। वी नीड दीज डेट्स इन सिस्टम फॉर ऑटोमेशन फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी फॉर डिले इन कैश पिकअप। ठीक है, एक बार मैं ये अगेन डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कि क्या ये दोनों डेट दी जाए। बट अल्टीमेटली अगेन ये आपका स्टेशन ही फील कर रहा है तो हमें कोई ज्यादा इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवे वी विल डिस्कस सेपरेटली दिस इशू। The bank acknowledgement date should be the date on which the bank has affixed the stamp and not the date of acknowledgement. नहीं, ये these both are same always. बैंक तभी स्टैंप लगाएगा जब वो अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेगा। अगर वो अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं करता है या किसी भी रीजन से नहीं कर पाता है तो वो स्टैंप नहीं लगाएगा। ठीक है, ये दोनों डेट में ये हमेशा होंगी। यदि हमसे सीआर प्रिंट करते समय गलती से अगली डेट एंटर हो जाती है और उस डेट का सीआर नोट अमाउंट के साथ प्रिंट हो जाता है, सीआर प्रिंट करते समय नहीं, ये सोनलाल जी का क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर आपसे गलती से कोई डेट प्रिंट हो गई तो आप उसको वापस से सेम ऑप्शन में जाके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर चीजें फाइनल नहीं हुई है तो आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिस्टम इतना अलाउ करता है। शेड्यूल डेट ऑन सम लोकेशन इज फिक्स्ड बाय द जोनल रेलवे। ये आपका जोनल रेलवे की ही तरफ से मैंडेट है कि नहीं, शेड्यूल डेट फिक्स नहीं होगी, वो डेली बेसिस पे होगी। अगर बहुत छोटा स्टेशन है तो वहां पर आपका हेडक्वार्टर आगे डिसाइड करेगा कि इसका क्या किया जाए। वो शेड्यूल डेट्स जो हैं, जो भी आपकी शेड्यूल डेट्स है, अगर हेडक्वार्टर ने फिक्स करिए तो वही आप फीड करिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। नाउ मैं अनम्यूट करता हूँ, अगर किसी कोई और राइट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट अनम्यूट खुद को वही करेगा जिसको क्वेश्चन पूछना है, बिना पूछने वाले लोग अनम्यूट ना करें। हाँ, अभी जिसको क्वेश्चन पूछना है वो खुद कर सकता है और क्वेश्चन रेज कर सकता है। क्या अनम्यूट कर पा रहे हैं? मनोज जी आप अनम्यूट करिए खुद को। ये एक जो क्वेरी रेज हुई है, ऐसा नहीं है, आपको जब मिलेगा उससे डिफरेंस आप ये हाँ, देखो ये नमस्ते सर, राजकोट से भक्ति नगर से बोल रहा हूँ सर। कभी कभार है ना सर, वो रिपोर्ट जनरेट नहीं होते और लिंक फेलियर हो जाता है। हाँ हाँ बताएं। तो सर वो डेटा जो रहता है अमाउंट का फिगर का, वो एक्चुअल नहीं आता है सर, वो डिफरेंस आता है उसमें, तो वो नेक्स्ट डे हमको दिखाता है। नहीं ऐसे कैसे? अगर लिंक फेलियर है तो वो तो आपको अपडेट करना पड़ेगा ना। हाँ सर, लेकिन वो सिस्टम में नहीं दिखाता है कि लिंक फेलियर के लिए वजह से हमने मैन्युअल बनाया कि वो सिस्टम वाला टीयर बनाया। देखो सिस्टम का टीआर तभी बनेगा जब आपके सारे सिम क्लाइंट जो है वो
जब तक आपके सारे थिन क्लाइंट ठीक नहीं हो जाएंगे, तब रिपोर्ट नहीं बन जाएगी, तो तक आप सिस्टम से बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिंक फेलियर है तो आप सिस्टम से तो जनरेट कर नहीं पाओगे। हेलो सर। हाँ जी, अभी भी आपको सीआर नोट प्रिंट करके भेजना है नहीं? हाँ बिल्कुल। सीआर नोट अभी भी प्रिंट करके भेजने हैं सभी को, वो प्रोसेस सेम वैसे ही रहना है। ठीक है, वो जी आप सर, आपके ओके सर। रिकॉर्ड के लिए रखिए उनको। ठीक है, बस जो एक्चुअल एक्नॉलेजमेंट का टाइम और डेट है वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। और इंफॉर्मेशन, जी मैडम। हेलो हेलो जी मैडम। सर, मुझे ये कहना है कि अभी बैंक से एक्नॉलेज में आएगा सिस्टम में, तो हम लोग उसके बाद सीआर बना सकते हैं एक्चुअल फिजिकल एक्नॉलेज आने से पहले। हाँ यस, बना सकते हो। अगर आपने बना सारे सकते। जितने भी सीआर थे उन सबका एक्नॉलेजमेंट आ गया तो उसके बाद में आप सीआर बना सकते हाँ, मतलब फिजिकल एक्नॉलेजमेंट आने से पहले हम लोग बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते। बैंक स्टैम्प, अच्छा अच्छा। और सर लेकिन फिर 2-3 दिन का कैश होता है, तो वो एक्चुअल लेने तक आने तक हम लोग उतने टीआर नहीं बनाएंगे, उतने 4-5 दिन के टीआर पेंडिंग रहेंगे इसका मतलब। हाँ लेकिन अब तो और आसान हो जाएगा ना। जैसे ही एक का गया आपका कैश, वो इमीडिएटली आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपके सिस्टम में जैसे ही डिपॉजिट होता है। तो पहले ये था कि जब तक हमारे पास 2 दिन 3 दिन इन ट्रांजिट जब रिसिप्ट आती थी उसमें लगता था। अब वो जो टाइम है वो तो आपका सेव हो गया। जैसे ही बैंक में पैसा पहुंचा इमीडिएटली आपके सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट करेगा कि एक्नॉलेज हो गया है। ठीक है, तो आप आगे का बना सकते हो। देखो, हमेशा जब मैनुअल से सिस्टम पे शिफ्ट होते हैं तो चीजें आसान होती हैं, टाइम हमारा सेव होता है। ठीक है। हेलो, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जो ईटीआर रिपोर्ट्स में जैसे टीसीटीटी लोग भी एमआर ई कैश भरते हैं, तो अगर वो बैंक एक्नॉलेजमेंट लेस आता है, मतलब बैंक एक्नॉलेजमेंट लेस आता है, मतलब उसमें और डिफरेंस है अमाउंट, तो क्या करना है? नहीं देखो, ईटीटीसी तो हमें कुछ करना नहीं है। वहां से ये तो मतलब डिजिटल वाले केस की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना उन्होंने डिपॉजिट किया है अपने पास में, जो उसका ट्रिप आईडी है, उस ट्रिप आईडी के बेस पे हमें अपने यहाँ पे रिपोर्ट लेना है। अगर ट्रिप आईडी बोलता है इतना कैश अमाउंट है, इतना वाउचर है और इतना ई कैश है, ठीक है, वो ई कैश का तो हमें कुछ करना नहीं है। ई कैश तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट्स में जाएगा वो स्क्रोल। ई कैश हम बैंक में भेजते नहीं है, बैंक में ओनली कैश अमाउंट सेंड कर रहे हैं हम। कैश उतना आपको टीटी लो भी देगा जितना आपके टीआर में शो कर रहा है। ठीक है, ई कैश का कुछ नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ आर के सोनी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ अजमेर डिवीजन में 2 लोकेशन है जहाँ नेटवर्क नहीं है और वहाँ मैनुअल टीआर करे जाते हैं। तो क्या मैनुअल टीआर से पैसा जमा होने के बाद में एक्नॉलेजमेंट में जो है वो बैंक जब करेगा तो अपने यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिक? हाँ, अगर एसबीआई है बैंक और आप हाँ, मैनुअल टीआर SBI लेके जाते हो हाँ, तो मैनुअल टीआर का पैसा भी अपने यहाँ पे शो होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, मैनुअल टीआर जी। ये सब अभी से गुड्स पे कहीं इंटीमेशन नहीं हुआ सर? नहीं, अभी गुड्स वाले बता पाएंगे। देखो, उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं सर, अभी तो मैं गुड्स के बारे में बोल रहा हूँ सर। तो गुड्स का ये सभी इंटीमेशन हुआ नहीं सर अभी तक। तो गुड्स में भी होना है ये, क्योंकि ये उनको भी कहा गया है। तो जी सर, गुड्स का जो जैसे एग्जिस्टिंग आपका प्रोसेस चल रहा है वैसे ही करिए जब तक कि आपको गुड्स वाले बताते नहीं है क्लिप से। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। हाँ, ये केवल कोचिंग की बात है।
वर्किंग। ओके, धन्यवाद सर। हेलो, नमस्ते सर। जी मैडम। हम कटारी सर, और बैंक वाले ना मॉर्निंग 7:30 को ही आते हैं, तो उस टाइम मेरा रेडी नहीं रहता है, जो भी है वो क्या करना फिर? देखो मैडम, इस केस में तो आप आपके हेडक्वार्टर से बात करो कि वो क्या चाहते हैं, या तो उसका टाइमिंग आप इंक्रीज करेंगे और या फिर आपके जितने भी ईटीआर हैं वो आप सारे सिस्टम में फीड करिए, आपके इन क्लाइंट्स वगैरह सिंक करवा के उनको अप टू डेट रखिए। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? हेलो हेलो सर। हाँ जी। हेलो, जब ईटीआर हाँ, बनाना बताइए। है, ईटीआर बनाना है, ईटीआर, और 4 दिन से वो नहीं आया है, तो जब तक हम लोग वो पिकअप डेट डालेंगे नहीं, ईटीआर नहीं बना सकते ना। नहीं, आप डाल सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। ये भाई कल आने वाला है तो आप कल की डेट डाल दीजिए। अगर वो कल नहीं आता है तो जिस दिन आएगा उस दिन दोबारा आप वही सेम ईटीआर ओपन करके और उसमें पिकअप डेट चेंज कर दीजिए। बाकी डिटेल तो आपकी यही चीज है उसमें। हाँ, लेकिन प्रिंट उसके बाद ही प्रिंट आउट ले सकते हैं ना, हाँ, प्रिंट आउट बाद में ही ले सकते हैं ना, डेट चेंज करने के बाद हो जाए। ओके। हेलो हेलो हाँ जी मैडम। सर, शीतल बात कर रही हूँ भुसावल डिवीजन से। मोस्टली क्या है सर, 3 और 4 के बाद ही कैश पिकअप किया जाता है मोस्टली स्टेशन भुसावल डिवीजन में, तो उसका कब मिलेगा? बंद हो जाता है। एक मिनट मैडम, दोबारा बताइए। मैम सर, एक्चुअल में ना भुसावल में ऐसे बहुत से स्टेशन है जहाँ पे कैश पिकअप जो होता है वो 3-4 के लगभग वो पीरियड में होता है। मॉर्निंग 10 और 12 के बीच में नहीं होता है। आफ्टरनून शिफ्ट में आता है जो 3-4 या फिर 4:30 पे बजा देते हैं। तो फिर वो बैंक में जाएगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, तो फिर उसका कंफर्मेशन कब करना है सिस्टम में? नहीं, वो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो कि आपके यहाँ से 4 बजे पिकअप हुआ, बैंक उस दिन उस समय बंद हो गया, बैंक ने अगले दिन मॉर्निंग में वो बैंक में पहुंचा, ठीक है, तो वो नेक्स्ट डेट ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी जब भी बैंक एक्नॉलेज करेगा, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिस्टम अपने आप लेगा उन डेट को। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, नहीं, ये जो एजेंट से पूछ रहे हैं कोई अभी अलर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। आप जब भी एक्नॉलेजमेंट चेक करना है सिस्टम में ओपन करोगे तो वहीं पे पता चलेगा। जो अदर बैंक हैं उनमें जब पैसा डिपॉजिट होगा उन्हें कुछ नहीं करना है, उनका जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस है आज की डेट का वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो आपने इंटीग्रेशन किया है एसबीआई का ऑनलाइन का, वो आईपास के साथ भी इंटीग्रेशन है इसका? क्या अकाउंट में इसको एक्नॉलेजमेंट देख सकेगा? बिल्कुल, ये अकाउंट में भी विजिबल होगा, ठीक है। इसका जो एक्नॉलेजमेंट है, जो डेटा यहाँ हमारे यूटीएस के बैलेंस शीट में दिख रहा है एक्नॉलेजमेंट का, वो सेम आईपास में भी आपके जो बुकिंग ऑफिसेज हैं वहां पर भी दिखेगा कि कितना आपका एक्नॉलेज हुआ है। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कैश इन ट्रांसिट को बचाने के लिए, क्योंकि कैश ऑफिस वाले मानते नहीं कर सकते। नहीं, ये बिल्कुल है, ये प्रोसेस वहां पर भी है। ओके, थैंक यू। हाँ, ये जी मैडम। हेलो, हाँ जी, सर मोनिका माधव बोल रही हूँ जी। तो सर अगर हमारा मल्टीपल एक्नॉलेजमेंट आ जाता है उसके सिस्टम पे, तो ऑन दैट वी कैन फाइनलाइज द शेयर नोट। हाँ, यस, वी कैन फाइनलाइज सर, बिकॉज द प्रॉब्लम कम्स कि एंड ऑफ द वीक एंड ऑफ द मंथ आता है सर बैंक का मीटिंग, तो की तरफ से तो उसका एक्नॉलेजमेंट के लिए अगर उसे वैलिडिटी
तो इस वर्चुअल एक्नॉलेजमेंट पे हमने एक्नॉलेज फाइल करके सीआर में प्रिंट किया। हाँ देखो अभी क्या है, जैसे ही आपका बैंक एक्नॉलेज करेगा आपके सिस्टम में यहाँ पे आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है तो आपको सीआर फाइनल करने नहीं देगा, वो एरर देगा कि आपका अभी भी कोई सीआर नोट है जो पेंडिंग है एक्नॉलेजमेंट का। और अगर आपके सारे एक्नॉलेज हो गए तो आप सीआर फाइनल कर सकते हो, फिजिकल का वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिकल जो आपका प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे आप देते हो उसको अकाउंट्स को भेजते हो वो एज इट इज कंटिन्यू रखिए, बट उससे पहले जो होता था कि इन ट्रांजिट और उसका स्टेटस नहीं होता था किसी के भी पास, वो अब स्टेटस अकाउंट हमारे पास में भी दिखेगा, वो स्टेटस अब आपको भी दिखेगा कि फिजिकली आपका कैश जो है वो डिपॉजिट हो गया है। अब फिजिकल कॉपी उसकी जाएगी। एक क्वेश्चन और रेज किया है इधर चैट में किसी ने कि जिनका दूसरा बैंक है उनके यहाँ पे इस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज है, ठीक है। वो अपना टीआर नोट जैसे पहले जनरेट कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू। और उनके यहाँ फिजिकल बैंक से जब फिजिकल एक्नॉलेजमेंट आएगा तो वो यहाँ एक्नॉलेजमेंट सिस्टम में फीड करेंगे फिजिकल वाला, ठीक है। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एज इट इज प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब 1 o'clock हो गया है, मोस्टली लोगों के क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप आपके कंसोल में बात करिएगा, ठीक है। वो लोग हमारे कंटिन्यूसली टच में रहते हैं, आपके हेडक्वार्टर वाले लोग टच में रहते हैं, ठीक है। हम उनके इश्यूज को रिजोल्व करेंगे। अदरवाइज कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पर भी फ्लैग करेंगे इश्यूज को, तो वहाँ पर भी आपके इश्यूज को फिक्स करेंगे। और इस ट्रेनिंग का एक जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा आपके कंसोल को और आपके हेडक्वार्टर के लोगों को, तो वो आप उनसे ले सकते हो इसका वीडियो, और इसका एक हम डॉक्यूमेंट भी देंगे, ठीक है। वो आप सारी स्टेशन पे सर्कुलेट कर दीजिए मर्जी, जो भी अपने अपने जोन देख रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, देखो सब कुछ सिस्टम अपने आप चलेगा, ऑटोमेटेड है, आपसे कुछ गलती करने नहीं देगा। बस आपको ध्यान ये रखना है जहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड लोकेशन में आप जीरो अमाउंट के साथ में एक्नॉलेज मत करिए, कुछ गलत अगर वैल्यू है उसको एक्नॉलेज मत करिए, वो आपको प्रॉपर करना है क्योंकि वो अब रीचेक नहीं करेंगे। उसके लिए अकाउंट होता क्या है, जैसे आप ईटीआर फाइनल करते हो वो डेटा आगे चला जाता है, जैसे आप सीआर फाइनल करते हो वो आई पास में चला जाता है। उसके बाद जब आप कुछ से चेंज करते हो तो वो आपका मॉडिफाइड डेटा और अकाउंट में विजिबल नहीं होता, फिर आपको एरर शीट रेज होती रहेंगी, उसके लिए चिट्ठियां आती रहेंगी, प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो भी आप फाइनल करते हो वो थोड़ा सा केयरफुली सोच समझ के फाइनल करें, ठीक है। थैंक यू आप सभी का। और कोई इश्यूज हो तो आप हेडक्वार्टर में या आपके कंसोल में रिपोर्ट करिए, ठीक है, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है, अभी तो